प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कांग्रेस ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते हुए पोस्टर लहराए, मगर पालघर में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ, मैं आज सर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। मेरे लिए और मेरे पूरे साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत और इस धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, उन्हें अपमानित करते रहे हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। सावरकर को गालियां देने पर भी माफी मांगने को जो भी तैयार नहीं है और अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को भली भांति जानती है। न्यू इंडिया अपनी ताकत जानता है और उसने गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी के इस दांव से कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी फंस गए हैं। कारण यह है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर आक्रामक रहे हैं। एक बार पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर कोर्ट से माफी मांगने के सवाल पर राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। गांधी माफी नहीं मांगता, इस पर भी खूब विवाद हुआ था। वहीं उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे वीर सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी, महाराष्ट्र का गौरव और आजाद भारत का वीर सपूत मानते थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए वीर सावरकर की आलोचना बर्दाश्त करना संभव नहीं है। अब पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज के अपमान के आरोपों पर तुरंत माफी मांग करके एक तो महाराष्ट्र के लोगों का दिल जीत लिया, दूसरी ओर वीर सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी के अब तक माफी न मांगने को मुद्दा बना दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में वीर सावरकर का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो सकता है। अब महाराष्ट्र की जनता जानना चाहेगी कि अगर किसी अन्य की गलती पर भी पीएम मोदी माफी मांग सकते हैं तो राहुल गांधी खुद वीर सावरकर के अपमान पर माफी क्यों नहीं मांग सकती। साथ ही उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के अपमान करने वालों के साथ क्यों हैं। पीएम मोदी अक्सर शिवाजी महाराज को लेकर अपनी श्रद्धा सार्वजनिक रूप से जाहिर करते रहे हैं। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने कहा था, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है हमारे नेवल ऑफिसर जो एपोलेट्स पहनते हैं, अब उसमें भी उनकी विरासत की झलक दिखने वाली है। इसी तरह 2 जून 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक सप्ताह तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। तब पीएम मोदी ने कहा था, पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक खेला शुरू हो गया है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 विधायकों पर कांग्रेस ने शुक्रवार को एक्शन लिया। पार्टी ने नांदेड़ जिला के डेगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक जितेश अंतापुरकर को निलंबित कर दिया। कांग्रेस के निलंबन करने के कुछ ही घंटे बाद जितेश अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। जितेश अंतापुरकर को अशोक चौहान का करीबी माना जाता है। चौहान लोकसभा चुनाव के बीच में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। जितेश अंतापुरकर के साथ कांग्रेस ने मुंबई के एक और विधायक जितेश अंतापुरकर के साथ कांग्रेस ने मुंबई की एक विधानसभा सीट से विधायक जिशान सिद्दीकी को भी निलंबित किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अंतापुरकर का स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि अंतापुरकर के आने से नांदेड़ जिले में बीजेपी मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में नांदेड़ सीट पर बीजेपी की मामूली हार हुई है। अब नांदेड़ जिले में हालात बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव में नांदेड़ जिले में महायुति को सबसे अधिक सीट मिलेगी।
अशोक चौहान ने कहा कि अंतापुरकर ने कांग्रेस में मिले अपमानजनक व्यवहार के कारण बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उनके इस फैसले से बीजेपी को फायदा होगा। अंतापुरकर ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका हम ईमानदारी से पालन करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता को विधानसभा में भी दोहराने की तैयारी कर रही है। खबर है कि कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे करवाया है। इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने की बात सामने आई है। साथ ही विपक्षी गठबंधन एमवीए में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। वहीं गठबंधन में मोटा भाऊ यानी बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें मिली। हार से आहत होकर और अपने अनुमान से कम मिली सीटों को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदें कम कर दी है और राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 288 विधानसभा क्षेत्र वाली महाराष्ट्र में बीजेपी के पास वर्तमान में 106 विधानसभा सीटें हैं और उसे अपने सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की मदद से आधे का आंकड़ा पार करने और 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति के सत्ता में लौटने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें 100 सीटें सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लोकसभा चुनाव में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के बीच वोट शेयर सिर्फ 0.3% का अंतर था। फडणवीस बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक वोटों के मामले में अंतर सिर्फ 2 लाख वोटों का है। यह अंतर आसानी से पाटा जा सकता है। कार्यकर्ताओं की बैठक में फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना महायुति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। वहीं आपको बताते चले, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो होने हैं, पर कब होंगे यह फिलहाल साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल 2019 में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। बीजेपी और शिवसेना ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। पूर्व कांग्रेसी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि वो एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच अब गुलाम नबी आजाद ने एक चौंकाने वाला कदम उठा लिया है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। खबर है कि आजाद ने संकेत दिए हैं कि वे खराब स्वास्थ्य के चलते उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नेता चाहे तो उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने डीपीएपी का गठन किया था। हालांकि शुरुआत से ही पार्टी दल बदल समेत कई झटकों का सामना करती रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आजाद का कहना है कि वह आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। श्रीनगर में भी एक स्थानीय एजेंसी को दिए बयान में आजाद ने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करने पर दुख जताया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, कुछ अप्रत्याशित हालात ने मुझे प्रचार करने से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा, उम्मीदवार खुद आकलन करें कि वे मेरी मौजूदगी के बगैर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि मेरी अनुपस्थिति उनकी संभावनाओं पर असर डालती है तो उनके पास उम्मीदवारी वापस लेने की भी आज़ादी है। मंगलवार को ही 13 उम्मीदवारों ने डीपीएपी से पर्चा दाखिल किया था। 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। खास बात यह है, अब अटकलें लगाई जाने लगी है कि 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी दूसरे और तीसरे चरण के लिए लिस्ट जारी होगी या नहीं। अखबार से बातचीत में डीपीएपी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा, आजाद साहब ने कहा है कि वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि वह उनकी गैर मौजूदगी के चलते आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वह उम्मीदवारी वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। निजामी ने कहा, ऐसा पहले चरण के लिए है जिसके लिए नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन शुक्रवार है।
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में डीपीएपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी और उधमपुर डोडा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों की ही जमानत जब्त हो गई। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार 2 लोकसभा सीटों में शामिल 36 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी बढ़त हासिल नहीं कर सके थे। इसके अलावा पार्टी से नेताओं को छोड़कर जाना भी जारी है। कुछ समय पहले ही वरिष्ठ नेता ताज मोहिउद्दीन और आदिवासी नेता हारून खताना ने पार्टी को अलविदा कहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 24 सीटों पर नाम वापसी के अंतिम दिन 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान से हट गए। अब 219 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 18 सितंबर को दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के 16 और जम्मू प्रांत में रामबन, डोडा व किश्तवाड़ के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। विपक्ष के 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ बीजेपी में शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आज बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रोम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोड़ा और हेम्ब्रोम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बोरी और पूर्व विधायक सीता सोरेन भी उपस्थित रही। मधु कोड़ा को झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 18 सितंबर 2006 को दिलाई गई थी। कोड़ा के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। कोड़ा देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो निर्दलीय विधायक रहते इस पद पर चुने गए। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वहीं बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम के पूर्व नेता लोबिन हेम्ब्रोम को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। दरअसल हेम्ब्रोम ने जेएमएम के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया था। इसी कारण उन पर कार्रवाई की गई थी। अब लोबिन हेम्ब्रोम बीजेपी के हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बड़े नेता अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने नाराजगी के चलते जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कद्दावर नेता चंपई सोरेन भी कल ही औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कुछ दिन पहले ही कर दी थी। अब लोबिन हेम्ब्रोम ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस साल के अंत तक होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ज्वाइन करने पर लोबिन हेम्ब्रोम को बधाई दी गई है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता पूर्व विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रोम जी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में निष्ठा व्यक्त करते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। भाजपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वहीं इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कल चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाकर उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। इसलिए मैं सुबह आया और उनसे बात की। मैंने चंपई सोरेन को असम में आमंत्रित किया है। उन्हें मां कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी आमंत्रित किया और मेरे घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शिकस्त देने की तैयारी में भाजपा जुट गई है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड में भाजपा मजबूत हो गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने पहली बैठक में भाग भी लिया। चंपई सोरेन बोले कि झारखंड का विकास होगा और बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त एक्शन लिया है। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक हलचल के बीच हरियाणा में गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हुड्डा सहित EMAAR, MGF समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एक्शन लिया। EMAAR MGF कंपनी की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। यह संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि ईमार MGF ने हुड्डा और डायरेक्टर DTCP त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें हथिया ली थी। इसकी वजह से न सिर्फ लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। CBI ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था और चार्जशीट फाइल की थी। इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए ईडी ने एमआर इंडिया लिमिटेड की 501.13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। वहीं मेसर्स MGF डेवलपमेंट लिमिटेड की 332.69 करोड़ रुपए की कीमत की 401.65479 एकड़ में फैली अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। हरियाणा और दिल्ली के 20 गांवों में कुर्क की गई संपत्तियां स्थित है। साथ ही एमआर इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड दोनों पर ही गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए DTCP से मिले लाइसेंस के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि CBI द्वारा दायर FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है। FIR में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DTCP के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स MR MGF लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बता दें कि यह पूरा मामला सरकार और आम जनता के बीच हुआ धोखाधड़ी से जुड़ा है। दरअसल अलग अलग जमीन मालिकों से सस्ते में जमीन हथियाकर उसे 2 कंपनियों को दिया गया। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63, सेक्टर 65, 67 और 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद से बीजेपी ने हुड्डा के खिलाफ हमले और तेज कर दिए हैं। शुक्रवार 30 अगस्त को ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह ईडी मामला बहुत ही बड़ा मामला है। इस आदमी का केस चल रहा है और वह मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। उन्होंने आगे कहा, इन्होंने किसानों को रुलाया है सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर। किसान रास्ते में ही अपनी जमीन बेच देता था, बिल्डर माफिया इसे खरीद लेता था। यह बहुत बड़ा कांड है। मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मिले हुए हैं, उनके कुछ अधिकारी भी मिले हुए थे। अनिल विज ने कहा, किसी भी हाल में हरियाणा की चाबी इनके पास नहीं दी जानी चाहिए। यह मामला पहले से चल रहा है, लगातार कोर्ट में केस है। चुनाव के वक्त FIR दर्ज नहीं हुई, CBI कोर्ट में केस चल रहा है। हुड्डा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का मजबूत चेहरा है। एक दिन पहले ही पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक ब्रह्मास्त्र के कारण कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह हुड्डा प्रदेश में CM पद की दावेदारी से बाहर हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे पत्र का जवाब दिया है। इसमें ममता ने मोदी से गुहार लगाते हुए बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और सजा की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने दूसरे पत्र में ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी। ये दोनों पत्र कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की CBI जांच के बीच आए हैं। भाजपा ने ममता के पत्रों को लेकर उन्हें झूठी कहा था और सवाल किया था कि उन्होंने अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा कड़े नियमों और कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी के लिए अपने जवाब में कहा, पश्चिमी बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपको पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में यह उल्लेख करना चाहूंगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार
पश्चिमी बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। यह केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC के समान नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, पश्चिमी बंगाल में बलात्कार और पोक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSC को चालू नहीं किया है। यह राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पोक्सो न्यायालय या बलात्कार और पोक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त FTSC हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, इस संबंध में आपके पत्र में निहित जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि यह राज्य द्वारा FTSC को लागू करने में देरी पर पर्दा डालने की दिशा में एक कदम है। पश्चिमी बंगाल के भाजपा सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए नियमों और कानून की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर सवाल उठाया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। डॉक्टरों और चिकित्सा पेशे से जुड़े अन्य लोगों ने अपने कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौलिक सुधारों की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने इस घटना का राजनीतिकरण किया है। हालांकि भाजपा ने ममता बनर्जी की पार्टी पर आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात के बाद से डॉक्टरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। डॉक्टरों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों ने पश्चिमी बंगाल सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना के बाद से ममता सरकार चौतरफा घिर गई है। वहीं अब पश्चिमी बंगाल सरकार ने नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। शुक्रवार रात जारी आदेश के अनुसार 1993 बेंच के IAS अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्हें योजना एवं सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।